हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो आज अपन बात करने जाने वाले हैं वन ऑफ दी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्टॉक में से एक स्टॉक कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड के बारे में। अब जब मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्टॉक बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बाय करने की ही रिकमेंडेशन दे रहा हूं। देखो, वीडियो को पहले पूरा देखो। मैं प्रो एंड कॉन्स की दोनों बात करूंगा क्योंकि ये स्टॉक हैविली रिस्क कैटेगरी में भी आता है और कई कंडीशंस में अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों का मिक्सचर इस स्टॉक में मिल रहा है। तो सबसे पहले एक बार इसकी ट्रेडिंग व्यू में जाकर के देखते हैं कि आखिरकार ये लाइफ टाइम हाई से कितना लो बनाया है। तो अगर अप्रॉक्स अगर आप देखोगे लाइफ टाइम हाई से हम अपन लेंगे तो ये अभी करीबन 53% डाउन है। और जस्ट अगर यहीं पास लाइफ टाइम लो से, ये एक प्रकार का लो ही है लाइफ टाइम इसका वैसे, तो यहाँ पास से अगर आप इसका अपसाइड पोटेंशियल देखते हो तो ये करीबन 112% का आता है। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 112% आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं और यहाँ पैसे थोड़े कम भी हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, यहीं पास के पार्ट के बाद ही अपना डिसीजन मत बना लो। सबसे पहले इस एनालिसिस को थोड़ा और आगे तक देखो और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ हमने देख लिया कि लाइफ टाइम हाई तक जाने में एक ये पोटेंशियल नज़र आता है। टेक्निकल्स की आगे बात करूंगा, और भी चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, बट उनसे रिलेटेड और क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं उसकी बातें भी करेंगे। देखो, कैंपस एक्टिववेयर की अगर बात करोगे तो एक कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, कंपनी अगर बिजनेस में बोलोगे तो 24 सितंबर 2008 से है, यानी 24 सितंबर 2008 से। तो आज इसको कंपनी को कहीं ना कहीं बोलेंगे तो आपका 2 साल वो 10 साल यानी 12-15 साल कंपनी को हो चुके हैं। तो मतलब कंपनी पुरानी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा मोर डिटेल्स में जाओ और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। तो अगर मार्केट शेयर बोलोगे तो कैंपस एक्टिववेयर का मार्केट शेयर है 17%। वहीं अगर और इसी में हम थोड़े से इसे पीयर कंपनीज में जाकर के भी इन चीज़ों को देख लेते हैं तो जैसे बाटा की हम बात करते हैं जिसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, उसका मार्केट शेयर इंडिया में अभी के टाइम में 35% है। वहीं रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट शेयर करीब अबाउट आई थिंक सो 27% के पास कहीं झूलता है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट शेयर के टर्म्स में मैं कैंपस को वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक बता सकता हूं क्योंकि इसकी वैल्यूएशन देखो 9,000 करोड़ और मार्केट शेयर 17%। देखो, इंडिया में ना जो फुटवेयर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है और उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये परसेंटेज ये कंपनी लेके रखी है। तो देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो ओवरऑल इंडिया में इनका परसेंट ऑर्गेनाइज प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टोटल का मिला के इनके पास 17% है, बाटा के पास 35% है। वहीं रिलैक्सो के पास आई थिंक सो, अगर मैं कहीं गलत ना हूं तो ये दैट्स अबाउट 25-27% है। तो ये बहुत अच्छा ह्यूज नंबर है कैंपस एक्टिववेयर के। अब इसके बाद अगर पोर्टफोलियो की बात करते हैं कैंपस की तो आपको थोड़ा सा बढ़िया आइडिया मिलेगा कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेटेज है हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का। एक काम करते हैं अपन, अगर कैंपस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं तो अपने को ये चीज़ें वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। कैंपस शूज़, ठीक है, इसको न्यूज़ को हटा देते हैं तो अपने को चीज़ें ज़्यादा सही ढंग से दिखेगी। तो कैंपस शूज़ की वेबसाइट जब तक खुल रही है आगे की बातें हम करते रहते हैं, ठीक है। ये बातें समझ आई। पोर्टफोलियो में बोलोगे तो हर साइज हर कलर, ये अगर पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो ये 3 टर्म्स में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। एक तो लग्जरी में आ जाता है इनका प्रोडक्ट जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हर रेंज में सेल हो रहे हैं, एथलेटिक्स में भी, स्पोर्ट्स फील्ड में। और दूसरा आपके नॉर्मल जो लोग यूज़ करते हैं लग्जरी फुटवेयर्स में भी आ जाते हैं। और तीसरा स्टाइलिश में भी चीज़ें आ जाती है, जैसे स्नीकर्स वगैरह भी इन्होंने कुछ लेटेस्टली लॉन्च किए हैं तो उसका अच्छा खासा क्रेज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इनकी कैटेगरीज की बात करेंगे तो मेंस वुमेन्स दोनों में ट्रेड करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों में भी ट्रेड करते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स 1000 से लेकर के आपके 10,000 तक की रेंज, मतलब आगे तक की रेंज है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेंस वुमेन्स किड कलेक्शंस हैं, कुछ स्पेशल कलेक्शंस इन्होंने लॉन्च किया है जो कि एक अच्छी खासी रेंज में है। ऐसा नहीं है कि भाई उसका प्राइस एकदम बहुत ज़्यादा हाई है,
ठीक है। तो दैट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलेक्शंस की अगर बात करोगे तो प्रीमियम क्वालिटी लगते हैं भाई स्नीकर्स, और ये आपको फील देते हैं एट अ बजट और बेस्ट क्वालिटी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इनके पास करंटली अभी अगर में जो कि पूरा का पूरा डाटा है इनके एनुअल रिपोर्ट से अगर आप पढ़ते हो, तो अभी इनके पास 50 से शायद डिज़ाइनर है, 50 डिज़ाइनर हैं, जो कि करंटली उन्होंने 2-2.5 साल में अराउंड 2500 डिज़ाइंस को बनाए हैं। तो उनके जो वर्कर्स हैं या फिर उनके जो टीम मेंबर्स बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा फील आता है, तो उनकी काफ़ी अच्छा टैलेंटेड बंदे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। देखोगे तो सारे बाकी इनके सेल्स में भी रहते हैं, कॉर्पोरेट में भी रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने प्रोडक्ट्स को लेकर के कर ली, थोड़ा जल्दी जल्दी आज करेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो ज़्यादा उस पर डिटेलिंग हो गई थी, पर मैं आज ध्यान रखूंगा कि ये चीज़ें शॉर्ट रहे ताकि आप थोड़ा सा अपना खुद फोकस भी कर सको। ठीक है, करंटली इनके पास 2100 एक्टिव स्टाइल्स हैं, 2800 तक पहुंचाए थे, बट कुछ पुराने को उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। अगर पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करेंगे तो 425 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 28 राज्य में प्रेजेंट हैं, 20,000 प्रेजेंट रिटेल स्टोर्स हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बात ध्यान रखो, इनकी इस्टेब्लिशमेंट मेजरली कौन से सिटीज़ में है, तो आप ध्यान दोगे कि इनकी जो मेजर प्रेजेंस है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में है। और इनके अगर प्रोडक्ट्स भी देखोगे तो उसी रेंज के हैं। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आपके बंदे 800 700 और 1300 1400 2000 के अंदर के ही जूते खरीदते हैं, और इन्होंने उसी रेंज में अच्छे क्वालिटी के और बेहतरीन शूज़ निकाले हैं। तो ये बातें काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ढंग की भी मुझे लगती हैं, क्योंकि बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इनकी प्रेजेंस और पकड़ दोनों बोलेंगे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बहुत स्ट्रांग है। और ये भी नहीं है कि टियर 1 सिटीज़ में इनकी या मेट्रो सिटीज़ में इनकी पकड़ नहीं है। देखो अभी जो इंक्रीज रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, यानी ज़्यादातर जो रिवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो टियर 1 सिटी और मेट्रो सिटीज़ से आ रहा है, यानी दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ से आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या इंडिकेशन देना चाहता हूँ, देखो ये सिटीज़ में आपके लग्जरी आइटम्स ज़्यादा बेचेंगे। ठीक है, लग्जरी फूड वेयर ज़्यादा बिकेंगे जिनकी रेंज 2500-3000 है। अच्छा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। अगर उनकी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, उनकी सेल्स बढ़ रही है, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ये ज़्यादातर इंटर कर रहे हैं, सॉरी मेट्रो सिटीज़ में और टियर 1 सिटीज़ में इंटर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनकी ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होंगी। और अगर सेल थोड़ी इधर उधर भी होती है तो नेट प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा दिखने को मिलेगा। अगर मैं कैंपस के नीचे जाकर के भी आपको समझाता हूं तो चार्ट पैटर्न में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ आती हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम चार्ट पैटर्न को ही ओपन कर लेते हैं, तो आप जल्दी से जाएंगे और हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को बेटरली समझा जा सकता है सेल्स एंड मार्जिन से, तो उसी कैटेगरी में जाते हैं। और इनका मैक्सिमम 3 साल का डाटा अवेलेबल है, तो मैक्स भी कर लोगे तो ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं। इस चीज़ को चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन पहले शुरू में कितने थे, 4% के चल रहे थे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 36% की, और ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, आफ्टर कोविड की बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें आफ्टर कोविड इंप्रूव हुई हैं। आप ग्रॉस मार्जिन देखो 49% दिख रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 20% और नेट प्रॉफिट। और आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, एक काम करो, आप ग्रॉस मार्जिन को अगर हटा भी दो तो आप ऑपरेटिंग और नेट में ध्यान दो। तो अगर आप यहां देखोगे तो 20 और 10 यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आया, अगर जो आपके काम का है उसमें भी 10% की गेन है। और ऐसा नहीं है कि ये इंप्रूव नहीं हुआ, 12%। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 6%। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ अच्छा खासा इंप्रूव हुआ 22 पर, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। इस देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन फिर से 10% के पास। तो इनका कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 में झूलता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 में झूलता है। तो अब यही चीजें आपको लग रही होगी ये तो बहुत कम है, ये बहुत कम नहीं, ये बहुत ढंग का है। अगर आप, मैं बाटा इंडिया की भी खोल लेता हूं तो आपको ये चीज़ें यहाँ से भी समझ सकते हो कि अगर हम 3 साल के डाटा पे चल देते हैं सेम टू सेम, तो 2021 दैट्स आवर टारगेट, हम सेम टू सेम कंपैरिजन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन 50, सभी का 50-50 आ जाता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 के पास झूलता है, आप देखोगे तो 58, 54, 54, 54, तो ये 50 के कहीं हम एवरेज ले सकते हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका खुद कभी बार 11 गया था, मतलब ये कोविड का हिस्सा चल रहा था। बट अगर बाटा इंडिया की भी बात करोगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी 20% में झूलता है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका कभी 6, कभी 9, कभी 12, तो अगर एवरेज लें तो 10% में इनका भी नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो बाटा इंडिया और कैंपस अंतर जमीन आसमान का, 35% शेयर, 17% शेयर। दूसरी बात वैल्यूएशन की बात करोगे तो 9,000 का वैल्यूएशन और उसका 22,000 करोड़ का वैल्यूएशन, तो प्रॉफिट मार्जिन तो एक जैसा है। अच्छा, ये बात को ध्यान रखना। यहीं कई लोग बोलेंगे रिलैक्सो में काफ़ी अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। अब उसको भी एक बार देख लो और 3 साल के टाइम फ्रेम पे हम जाकर के चीज़ें समझ लेते हैं। तो ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे 50% पे ही झूलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15%, कभी 10%, कभी 8%, कभी 12%। रिलैक्सो की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बाटा इंडिया और कैंपस से भी कम है, ठीक है। बट एक बात यहां ध्यान रखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनके झूलते हैं, जिसके कारण तो इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन कहीं 7 से 8 में आ रहे हैं, 8 की रेंज में आ रहे हैं। देखो कभी 3 पे झूला जा रहा है, कभी 5 पे झूला जा रहा है, कभी 9 पे। तो अगर एक एवरेज ले तो इनके कहीं ना कहीं कंडीशंस 8 पे सेटिस्फाइड हो रही है, 9 पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जूते का व्यापार है ऐसा है कि जिसमें आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 भी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ आपने ये समझा कि दैट्स इनफ। 10% जो स्टैंडर्ड कंपनीज ला रही हैं उनके पास चीज़ें कैंपस अपना कर पा रहा है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था इस वाले PDF के थ्रू। तो ये चीज़ें समझ आई? हाँ ठीक है। तो आप एक चीज़ समझे कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी कितना है, 10 पे झूल रहा है, 10 पे झूल रहा है, और ये सारी कंपनीज का इसी लेवल पे है। तो अगर मैं बोलता हूं इनके प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना चालू हो जाते हैं, जिनमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है, और जिसमें तीनों ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं इनका आपको क्या देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिलेगा और सेल्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो एक जूता बेच रहे हैं, एक साइड 1,000 का बेच रहे हैं और एक जूता बेच रहे हैं इधर 2,500 का बेच रहे हैं। अब 2,500 का जो बिक रहा है जूता, तो दोनों जगह एक बिक रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस का इंपॉर्टेंट है। उसी जूते को बनाने में उनको 1,000 जूता बनाने में मान लेते हैं 500 रुपये खर्चा है, 2,500 का जूता बनाने में उनको 1,000 का खर्चा आया। आप ध्यान से देखो, इसमें 500 का प्रॉफिट हुआ, और सेकेंड वाले टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ें आपकी वेरी करती हैं जब आप लग्जरी आइटम पे ट्रेड करना चालू करते हैं। राजू गेट खोल दे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको समझ आया। अब इनका नेक्स्ट हम जो देखते हैं पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ आ गई, 27%। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रिवेन्यू इंक्रीज हुए हैं मेट्रो एंड टियर 1 सिटीज से कितने, 27%। और ये जो डाटा मैं पढ़ रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है, ये लास्ट वीक 6 दिन पहले, यानी ये लेटेस्ट ही चीज़ें बात हम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा पुरानी चीज़ें हमने कंट्रीब्यूट नहीं की है। तो ये चीज़ें समझ आई। अब एक नेक्स्ट बातें जो करते हैं इनके लिए, एक तो ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ दैट ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन? तो देखो इनके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स हैं। एक तो है ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी देखो कैंपस में भी देखोगे तो यही है, बाटा में भी यही है, रिलैक्सो में भी यही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। बट इनका मैं इसलिए फोकस में डाल रहा हूँ, ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन तो रिलैक्सो भी करता है, बाटा भी करता है, बट इनका D2C यानी डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर, जो डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट्स हैं इसमें इनको अच्छा खासा है। देखो इन्होंने जो ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन है वो रफली अराउंड कहीं 800 करोड़ की सेल की थी, मैं जब एनुअल रिपोर्ट को पढ़ रहा था वहाँ पास चीज़ें थी। और D2C में 680 करोड़ की है। D2C में कहाँ बेच रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर्स में, ऑनलाइन में बेच रहे हैं, और इनके जो रिटेल स्टोर्स हैं उसके थ्रू बेच रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखा जाए, डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो चीज़ें पहुंचा रही है थ्रू ऑनलाइन, अमेज़ॉन हो गया, उबर हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसके थ्रू इनकी सेल्स में इंप्रूवमेंट आ रही है। इनको अपने सामान ट्रेडर को नहीं देना पड़ रहा है या रिटेलर को नहीं देना पड़ रहा है, और इसके कारण इनके प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहे हैं। अब देखो ट्रेडर को नहीं देंगे तो ट्रेडर को देंगे तो वो भी ट्रेडर बोलेगा भैया हमें भी 100 का सामान 80 में दो, तभी तो हम आगे जाकर अपना प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये चीज़ें इनकी इंप्रूव हो रही हैं, क्योंकि अब देखो ऑनलाइन इंडिया की ग्रोथ ही है, ऑनलाइन इंडिया का भविष्य है।
ई कॉमर्स इंप्रूव होने वाला है आपका, ई कॉमर्स में सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली है, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ऊबर हो, ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इनकी ऑनलाइन सेल्स भी बढ़ने वाली है। ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था। D2C ऑनलाइन अगर देखो तो 38% है और D2C ऑफलाइन 7% है। तो D2C ऑनलाइन यहाँ आप इनकी बहुत अच्छी है। और अगर मैं 680 करोड़ जो बता रहा था उसका D2C ऑनलाइन में अगर निकालोगे तो कहीं ना कहीं ये 70% ये 80 आई थिंक सो 87% का रफली लेगा वेटेज। तो उस 680 करोड़ में से अगर आप उसका 70-75% भी निकाल देते हो, दैट्स बिग अमाउंट, और वो बन जाता है आपका कहीं 550 करोड़ के पास। तो ऑनलाइन में इनकी सेल्स करीब 550 के पास आ जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, मैं समझाने वाला हूँ, बट आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अब यहीं के बाद अब स्टॉक खरीद लो, नहीं, अब निगेटिव बातें भी करेंगे, ऐसी नहीं है कि पॉजिटिव। डिज़ाइनर की बात कर ली हमने, पहले ही बात कर ली है। बाकी आप मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेक्स, एक चीज़ और, तो इनकी अभी टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑपरेट्स करते हैं 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इंडिया की डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, और जिनकी ओवरऑल अगर पर प्रोडक्शन बोलें, पर एनम प्रोडक्शन की बात करें तो ये मैक्सिमम पे 28.8 मिलियन हो सकता है, यानी ये करीब कितना आ जाएगा भाई, 2.88 करोड़, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत की नहीं है। तो 28.8 मिलियन स्पेयर्स ये एवरेज एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं एट मैक्सिमम पीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इनकी इन हाउस खुद की कैपेसिटी बात करें तो 4.8 मिलियन फुटवेयर्स के अपर जो शूज होता है उसका अपर पोर्शन बना सकते हैं, पर एनम की बात कर रहे हैं, और 10 मिलियन फुटवेयर्स के सोल्स बना सकते हैं, 10 मिलियन। और अगर ये थर्ड कैपेसिटी के साथ भी इनका टाई अप है तो उनके थ्रू अगर बनाते हैं तो 24 मिलियन ऊपर के बना लेते हैं और नीचे के सोल 18 मिलियन। तो रफली इनका कहीं ना कहीं अच्छा खासा, मैं बोलूँगा कि अगर थर्ड पार्टी और खुद के साथ भी बना रहे हैं ना भाई, तो ये कहीं ना कहीं 5-6 करोड़ का काम धाम देख लेते हैं आराम से। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। और हाँ, अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे ना नीचे जा करके, तो वहाँ एक और अच्छी चीज़ लिखी है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कोई एक्विजिशन के बारे में भी सोच रहे हैं, जहां पास वो मैं मेजरली वो चीज़ें मेरे दिमाग से कहीं स्लिप हो गई उसका नाम, ठीक है, हाँ, एक्वायरिंग अ फैक्ट्री ऑफ मोरक्को, ठीक है। ये मोरक्को PS की एक फैक्ट्री है, उसको एक्विजिशन की भी बात कर रहे हैं, अगर क्योंकि फ्यूचर में कैपेसिटी भी तो बढ़ाना है। देखो, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसकी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी प्रोडक्शन सेल्स ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये कैंपस वहाँ उस चीज़ पे ध्यान दे रही है, उसमें कोई चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये बातें आपको समझ आई। एक चीज़ और इसमें मैं बोलूँगा, फिर इस चीज़ को, बिजनेस एनालिसिस को यहीं ख़त्म करेंगे। एडवर्टाइजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स की अगर बात कर लोगे तो यही चीज़ बस लिखी है इसमें कि इनकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स थी उसकी क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रीमियम प्रोडक्ट से वेटेज, ओवरऑल सेल्स का वेटेज, और दूसरी बात प्रॉफिट का वेटेज बढ़ रहा है, और जो लोअर इन प्रोडक्ट्स हैं उनसे थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। देखो, ऐसा ओवरऑल घटता हुआ नहीं है, इनकी पूरी सेल्स में ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि प्रीमियम के सेक्टर्स की चीज़ें इनकी बढ़ रही हैं। देखो, कैंपस आज एक ब्रांड बन चुका है। अगर कोई बोलता है बाटा खरीद लो या फिर कैंपस खरीद लो, तो लोग उतना मतलब डिफरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे घर पे हमारे भाई साहब को देख लो, उनको कैंपस की ही चीज़ें पसंद है। मैं पर्सनली एक आध शूज़ रखा हूँ कैंपस के। तो आप एक चीज़ देखोगे कि कैंपस आज नॉर्मल पब्लिक का, मिडिल क्लास फैमिली का एक ब्रांड बन चुका है। और कहीं भी जाओगे तो लोग बोलते हैं कि ब्रांडेड एक शूज़ होना चाहिए, तो लोग कैंपस खरीद रहे हैं, और कैंपस की सेल्स में ये चीज़ें दिख रही हैं, वो भी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी 2-2.5 हज़ार वाले एक जूते तो बंदे रखते ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे काफ़ी पसंद है जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी पैसे खर्चती हैं। इन्होंने 160 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, FY22 से FY23, यानी एक साल में 160 करोड़, जो इनकी टोटल एक्सपेंडिचर का करीब 6.2% है। बहुत रफ है, बहुत सही है चीज़। देखो, जूता क्या है, जूता, चप्पल, चड्डी, बनियान,
ये सारी चीज़ें में जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है वो चीज़ें उतना ज़्यादा सेल होती है। लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट देखना चाहिए, लोगों के सामने जब खरीदने जाएं तो आपकी प्रोडक्ट की इमेज चलनी चाहिए। जब वो आपके प्रोडक्ट, जब वो उस कैटेगरी के बारे में सोचे तो आपका प्रोडक्ट का इमेज चलना चाहिए, प्रोडक्ट का वीडियो चलना चाहिए, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चलना चाहिए। कैंपस को ये काम करना आता है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, बाकी इनमें ब्रांड एम्बेसडर की कमी है, तो आई थिंक सो कैंपस अगर ब्रांड एम्बेसडर पे थोड़ा ध्यान देता है, जैसे धोनी जैसे प्लेयर्स पे, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी कमी है, बट काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में। मर्जर की बात करें तो कंपनी अनाउंस की थी मर्जर, ये बहुत पुराना है, तो अगर आप इसे ठीक है नेगलेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने खुद की ही कंपनी के साथ मर्ज किया था, कैंपस एआई प्राइवेट के साथ, और उसको मर्ज किया था कैंपस एक्टिव लिमिटेड के साथ, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। अलॉटमेंट के वक्त इन्होंने 1400 करोड़ रेज किया था, जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर लिया। तो ये बिजनेस एनालिसिस था। बिजनेस में आपको अगर कोई डाउट आया तो आप इस वीडियो को यहीं लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपनी रिसर्च करो और आगे का वीडियो फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। तो ये एक आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा जी, ये चीज़ें समझ आई, बहुत बेटर, बहुत मज़ेदार थी चीज़ें। ठीक है, हम थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे, हमारा वीडियो चल रहा है, समझ आए चीज़ें। तो ये इसमें अब हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस में चलते हैं, फिर टेक्निकल आखिरी में मैं रखता हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो फंडामेंटल इनके क्लियर हैं। नए क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी हम हमारे वीडियो बनाते बनाते तो नहीं आए हैं, इसीलिए हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे। हाँ, बट इनके लेटेस्ट इन्वेस्टर सेशन में जाओगे तो आपको लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर मिल जाएगा, जिसमें एक छोटी सी चीज़ छुपी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है वो। चलो मार्केट कैप की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी है, और अगर यहाँ से एक कॉमन से सेंस से भी देखा जाए तो हम एक काम करते हैं, मैं हमेशा अपने कॉलम में ना सेल्स का भी एक कॉलम रखे रहता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा अच्छी वेल अंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इसकी थोड़ी डिटेलिंग बात कर लेते हैं। मार्केट कैप हमने बात कर लिया, करंट प्राइस से मुझे कोई मतलब नहीं है। स्टॉक की पीई बहुत लोग ध्यान देते हैं, तो हम फिर से स्टॉक की पीई 78.3 चल रही है। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी पीई रेशियो की हम 3 इयर्स ले लेते हैं, 3 इयर्स का चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसका मीडियन पीई देखोगे, दैट्स अराउंड रफली कहीं 100 पे झूलता है, अभी चल रहा है 75। तो यहाँ पास मैं नहीं बोलूँगा कि ये पीई मीडियन पीई को बहुत जल्दी टच करने वाली है। देखो मीडियन पीई को तो टच करेगी ही, बट उसमें टाइम लगेगा। और लाइफ टाइम के पीई को आप भूल जाओ, वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में ही मैं बोलूँगा टच करेगी, और जब टच भी करेगी तो वो बहुत प्रमोटर ड्रिवन ही रहेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग DIFIs ड्रिवन ही रहेगी, तो वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि देखो जब कोई कंपनी की पीई, यहाँ ध्यान से, मैं तो उस समय जब चीज़ें देखता था तो मुझे समझ आ, एक चीज़ बहुत अजीब सा लगता था कि कोई स्टॉक 333 के पीई पे झूल रहा है, मतलब ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, और लोग बाय कर रहे हैं। ये कोई सेंसलेस चीज़ थी। अगर आप इनके इस समय की कैंपस के जब ये पीक पे जा रही थी, प्राइस वॉज कितना, करीब करीब 600 थी। ये कहाँ से चलना रन कहाँ से हुई थी, 300 से 600 100% गेन के लिए ऊपर गई थी। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेरे कोई दो राय नहीं है, जा सकती है। बट यार उसके फाइनेंशियल्स इतनी बड़ी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो थोड़ा देर में मैं उस चीज़ को समझाऊंगा कि ये ऊपर क्यों गई थी और क्या रीज़न था, और डाउन क्यों आई तो क्या रीज़न था। ठीक है, 2 मिनट बाद समझेंगे, बट आप एक चीज़ समझे यहाँ पास कि पीई के टर्म्स में ये पीई तो कभी वापस नहीं आने वाला, और ना ही कभी सस्टेन करने वाला है बाय। क्योंकि देखो ये पीई आने से पहले क्या हो जाएगी, इनकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। अब प्रॉफिट अगर बढ़ जाती है तो मैं पहले भी आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि हमारा जो पीई है प्राइस टू अर्निंग होता है। अगर अर्निंग हमारी आ रही है 117, आप इसे डायरेक्टली डिवाइड कर दो 9000 से, तो आपका रफली ये कहीं पास 78 पॉइंट झूल जाएगा 3 के पास। तो ये आपका पीई इस तरीके से हो जाएगा। बट मैं आगे बोल रहा हूँ कि ये पीई जो 78 है, ये अराउंड अगर 78 है तो 50 के पास पहुँच जाएगी।
या फिर ये 100 के नीचे ही झूलने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो जैसे इनके प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो ये पीई जो 330 का पीई है ये कभी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि जैसे ही नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा मार्केट कैप भी हल्का फुल्का बढ़ जाएगा। अगर मार्केट कैप थोड़ा हल्का फुल्का बढ़ा और नेट प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा तो ओवरऑल डिवाइड करके देखोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली अगर डोमिनेटर बड़ा हो जाता है, यानी नेट प्रॉफिट आपके 117 करोड़ से बढ़ के मान लेते हैं आपके 1000 करोड़ हो जाते हैं, बहुत रफ कंडीशन बोल रहा हूँ, उतना तो बड़ी कंपनी है भी नहीं, मान लेते हैं 250 करोड़ या 300 करोड़ हो जाते हैं। 300 करोड़ आप मान सकते हो, चलो जी उतने तो होने ही वाले हैं, चलो तो 300 करोड़ हो जाते हैं। अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है, 900 पे। तो अगर 300 डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाए, 3 × 9 30 का पीई आ जाएगा। भाई पीई डाउन करेगा, वो 330 वाला पीई अगर आए भी ना तो उस स्टॉक को बेच के निकल लो भाई, उससे उतना रिस्क नहीं लेना है। और लोग उसी समय पर रिस्क ले रहे थे और ये बहुत मजेदार है मार्केट में, और वो पूरा प्रमोटर ड्रिवन था, वो चीज़ें समझ भी आ रही थी, फिर भी लोग घुसे पड़े थे, तो ये चीज़ें समझ आई। पीई अब वो पुराना कभी नहीं आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, उनके अकॉर्डिंग सही हो तो अपने हिसाब से जाएं, मेरे को कोई भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगर आरओई की बात करते हैं, आरओई की बात करते हैं, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओई की बात करेंगे तो ऐसी कंपनीज का जनरली दोनों चीज़ सेम ही होता है। तो ये 20 है, 23 है, रफली हम 20 में अपने लिए एज्यूम करता हूँ, अच्छी चीज़ें 23 है, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर डेट की बात करेंगे, डेट की आपको थोड़ा कंसर्न देगा, बट इसे थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ, डेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसी कंपनीज का डेट लगभग यहीं झूलता है। आप रिलैक्सो की बात करोगे, डेट इनका सबसे कम है, यहाँ लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से भी अगर देखेंगे डेट इज अप्रॉक्स 0.09 है, बहुत कम है। बाटा इंडिया देखो सेकंड मोस्ट कंपनी, कैंपस से ज़्यादा डेट है, कैंपस का खुद डेट 0.61 है, ठीक है। उसके नीचे अगर और कंपनीज की कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बाकी कंपनीज बहुत छोटी हैं। तो अगर इन तीनों में ही गेम को देखा जाए, जिनके पास मार्केट शेयर, ऑर्गेनाइज सेक्टर का ज़्यादातर मार्केट शेयर इन्हीं तीनों प्लेयर के पास है, तो रफली इसका जो कैंपस एक्टिव वेयर है उसका डेट आपका 0.61 है, वो थोड़ा ज़्यादा जरूर है। अगर आप हम बैलेंस शीट में इस चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आपके लिए जूम कर देता हूँ ये चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, चलो देखो, तो अगर इनकी डेट की बात करें तो 2021 में इन्होंने रिजर्व्स बढ़े, डेट भी घटा, ठीक है, क्योंकि इन्हें मार्केट में आना था तो ये चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। उसी समय पे इनकी मार्केट में एंट्री भी हुई थी। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 2022 में मार्च, इसी समय पे इसकी क्या हुई थी, मार्केट में कंपनी आई थी, तो कितनी रिजर्व्स इन्होंने बढ़ाया और आपको सिंपल सी बोरोइंग भी बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर इनके रिजर्व्स बढ़े और बोरोइंग भी बढ़े। तो देखो ये कंपनी में ऐसा ही चलता है, क्या मतलब जूतों की कंपनी में ऐसा ही चलता है, पैसे आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि इस इंडिया में जूते का सेक्टर उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। 70% सेक्टर अभी भी इंडिया में अनऑर्गेनाइज ही चलता है। तो देखो 30% को ऑर्गेनाइज करने में पैसे तो खर्च होंगे ही, और पैसे कौन खर्च करेगा, यही कंपनी खर्च करेंगे। अब बैलेंस शीट में जाओ, और हम बाटा की बैलेंस शीट में हैं अभी, आपको यहाँ भी यही चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देखो बोरोइंग की देखोगे तो शुरू में इनके पास जरूर जीरो थे, बट आगे जा करके 2020 यानी कोविड के टाइम में इन्होंने बोरोइंग उठाया, क्योंकि उस समय जरूरी भी था, उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे आगे। बोरोइंग इनकी फिर से इसी प्रकार से बढ़ी है। तो ये चीज़ें क्यों बढ़ी है, मार्च 2023 वाले क्वार्टर में क्यों बढ़ी हुई दिखी, एक्चुअल में इस समय जो लेदर था, जिससे ज़्यादातर इंडियन शूज़, अच्छे खासे प्रीमियम क्वालिटी शूज़ और ज़्यादातर सेल्स शूज़ इसी से बनाए जाते हैं। तो अगर उसी की प्राइस बढ़ गई तो ओवरऑल इनको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट की। हाँ, तो ये चीज़ वहाँ से भी थोड़ा ड्रिवन है कि बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि अब एक्चुअल में तो सब जब जूता बेचेंगे तब पैसा आएगा इनके पास, पर जूता पहले बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर जूता पहले बनाना पड़ेगा तो एक चीज़ समझो कि उसके लिए रॉ मटेरियल पहले लाना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल पहले लाने के लिए पैसा लगता है, और पैसा लगता है तो पैसा है नहीं इनके पास। तो कंपनी जैसे इनके पास अदर एसेट्स में जाओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा ढंग से समझ आती है। इक्विवेलेंट कैश में देखो, इन्होंने अपने खुद के कैश को यूटिलाइज कर लिया था, थोड़ी ये चीज़ें आपको यहाँ समझाते हैं। हाँ, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने 1000 करोड़ का इनके पास कैश था, ठीक है, इन हैंड कैश, बाटा की बात कर रहे हैं।
इसका यूटिलाइजेशन किया और आगे जाकर के अपना खुद का पैसे भी यूटिलाइज किए और अलग से इन्होंने यहाँ पर बोरोइंग भी उठाए, क्योंकि कंडीशन मार्च 2023 के पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी या ऐसा बोलो यार 2023 में FY23 में ये कंडीशन ऐसी ही चली हैं और यही बाटा ने भी किया, यही कैंपस ने किया। रिलैक्सो ने अभी लेटेस्ट में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, तो उससे चीज़ों को आप समझ सकते हो। जैसे इनके अपन बैलेंस शीट में जाते हैं और यहाँ पास आपको दिख जाएगा बोरोइंग्स कंसिस्टेंटली यहाँ से घटे हैं, 174 से 164 हुए, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। रिलैक्सो की बात अलग है, मतलब रिलैक्सो में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट भी हुई है, बट अगर इनका रिलैक्सो की बात करोगे तो अभी भी स्टॉक 138 के पीई पे झूल रहा है। ये बहुत ज़्यादा वैगी है। देखो ये होता क्या है ऐसा कि जब बहुत ज़्यादा एक पेड़ है, अब पेड़ में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ गई, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में आने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा फल लग गए, तो फल जब बहुत ज़्यादा, शुरू में फल छोटे रहते हैं तो उनका ज़्यादा वेट नहीं रहता है, और जैसे जैसे उनका वेट बढ़ते जाता है तो वो जो डराए होती है, अगर सिंपल से बोलेंगे ब्रांचेस ही बोल देते हैं, आपको ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है तो वैसे आ रहा होगा, आप बोल रहे होगे क्या बच्चों की तरह समझा रहा है, चलो, तो उनकी ब्रांचेस धीरे धीरे नीचे झुकने लगती हैं। और यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ भी हो रहा है कि जैसे जैसे उसका पीई बढ़ते गया यानी ब्रांचेस बल्की होते गए, और ब्रांचेस जैसे ही बल्की हो जाती है एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरे का पूरा पेड़ कोलैप्स हो जाता है। और यही चीज़ कैंपस के साथ हुआ, क्योंकि भाई किसी का 330 पीई सस्टेन नहीं कर सकता, उसकी इतनी बड़ी भी ग्रोथ नहीं है। इंडिया में जूतों की इतनी बड़ी मार्केट अभी नहीं पैदा हो गई है कि आप 300 का पीई दे लो, यानी आप उसकी वैल्यूएशन डायरेक्टली कितना गुना, आप 300 पी मतलब आप 300 गुने ज़्यादा लगा लो या 3-4 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन दे दो। भाई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को जब समझ आता है तो चीज़ें नीचे गिर जाती है, बट पैसे जरूर डूब जाता है उनका। तो ये चीज़ें आपको समझ आई, उतना पी कभी नहीं आने वाला, मैं फिर से बोलूँगा। ओके जी, ये चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, तो ये अब यहाँ पास से चीज़ें समझ आई। तो डेट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डेट आने वाले क्वार्टर्स में, तो क्वार्टर्स में तो ऐसे दिखते नहीं है, आने वाले फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा कि डेट टाइम टू टाइम कम हो रहा है, और या तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा या इसी के पास पास झूलेगा, क्योंकि डेट जरूरत पड़ती है। अगर इनके पास खुद के पास कैंपस की बात करोगे, बैलेंस शीट में चलते हैं, अदर एसेट्स में चलते हैं, तो इनके पास आप देखोगे तो इन हैंड कैश इन्होंने इंप्रूव किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इन हैंड कैश इंप्रूव नहीं किया है, और आने वाले टाइम पे इंप्रूव भी होगा, बट अभी कंपनी ज़्यादातर एग्रेसिव एक्सपोनेंशियल, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, ग्रोथ के लिए जा रही है। तो इसको पैसे की, क्योंकि खुद के हाथ में पैसा नहीं है तो बोरोइंग तो लेना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान समझना पड़ेगा और थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप ऐसी कंपनीज में ट्रेड करना चाहते हो जो कि मल्टी बैगर बनने की तादाद में हो। ओके, चलो, अब मैं ये सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ पे आपका गौर कराना चाहूँगा, दैट्स अ पीयर में। ये चीज़ें मैं वैसे पहले भी थोड़ा समझा चुका हूँ, पर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करोगे ध्यान से, ठीक है। रिलैक्सो की सेल कितनी है, ये इसकी वैल्यूएशन कितनी है पहले ये बताओ, 23,000 करोड़। बाटा की से 22,000 और कैंपस की 9,000। अब ध्यान से देखना सेल्स की, सेल्स में रिलैक्सो की सेल्स 2,800 करोड़ की है, वहीं बाटा की सेल्स 3,400 करोड़ की है। दोनों का वैल्यूएशन भी पास पास का है, मैच कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पास अगर ये कैंपस की सेल्स देखोगे, रफली ये झूल रही है 1,484 करोड़। अब आप ध्यान दो, अगर बाटा के साथ भी कंपैरिजन करते हो या रिलैक्सो के साथ इसके कंपैरिजन करते हो तो सेल्स जस्ट हाफ है, 14 दूना 28 होता है, फिक्स है, फिक्स हाफ है भाई। देखो ये 2,800 करोड़ है, ये 1,400 करोड़ है, तो करीब करीब रिलैक्सो और कैंपस में सेल्स का अंतर हाफ है। हाँ जी, और उसके अलावा आप यहाँ कैंपस और रिलैक्सो में प्रॉफिट का देखो, नेट प्रॉफिट का देखो, ये 117 करोड़ और ये 172 करोड़, नेट प्रॉफिट में बहुत कम अंतर है। अब ये चीजें आपको समझना है, वाई रिलैक्सो के पास जरूर सेल्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उनकी ब्रांड पावर अच्छी खासी है, बट उनके पास प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज कम है और उसकी प्रेजेंस कम है,
कि दिमाग में इमेज कम छपती है लोगों की। आपने रिलैक्सो के कहाँ सुने हैं प्रीमियम जूते? सुने भी होंगे, बहुत कम। कैंपस के स्नीकर्स, कैंपस के शूज़, ये चीज़ें दिमाग में घूमती हैं क्योंकि इनकी प्रमोशन ऐसी, इनकी ब्रांड पावर ऐसी बन चुकी है। तो ये चीज़ें आपको नेट प्रॉफिट में दिखती है। और यही चीज़ पे मैं आपको गौर कराना चाहता था कि चीज़ें जब ये मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ में घूमेंगे और वहाँ पास इनकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़नी है, भले ही सेल्स आधी हो। देखो सेल्स आधी है पर प्रॉफिट पास पास का है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। इसे पॉज करके थोड़ा सा आप एक बार गौर करना, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर आप बाटा के साथ भी कंपैरिजन करोगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है सेल्स में। बाटा की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है रिलैक्सो से भी और कैंपस से भी, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वैसे इनकी ब्रांड वैल्यू बाटा की ही है और काफ़ी पुरानी भी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगा। बाटा इज़ नंबर 1 और नंबर 1 थी है और हमेशा रहेगी, ऐसा भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, पता चला कल ही ढनक गई। वैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ मत ढन गए भाई, ठीक है, नहीं तो कई लोग पैसे लगाए होंगे तो फिर मेरे को ही ठोकेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। तो अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो प्रॉफिट एक पास पास है, सेल्स आधी है, बट वैल्यूएशन में अंतर कहीं ना कहीं हाफ से भी ज़्यादा का है, हाफ से भी ज़्यादा का अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में बोले तो इसकी वैल्यूएशन कहीं 1200 करोड़ के पास झूलेगी। और जिसके कारण अगर आप रफली देखोगे भी स्टॉक प्राइस को तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जाएगा ही, नहीं तो लोग अगर फिर मतलब फालतू का सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो उतना हो ही जाएगा। तो देखो ये रफली जो अभी झूल रहा है 1200 करोड़ इम्प्रूव भी होते हैं, यानी अगर इसकी मतलब ओवरऑल मार्केट की कैपिटलाइजेशन बात करें तो 9000 करोड़ से अगर ये रफली 12 से 13,000 करोड़ तक भी पहुंच जाती है तो आपकी शेयर प्राइस में आराम से 20-25% का जम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो आपको थोड़ा सेल्स में भी ध्यान देना है। एडिट कॉलम में जाकर के ये दोनों नेट प्रॉफिट 12 मंथ का, ट्रिलिंग 12 मंथ का और सेल्स को, ये दो चीज़ें जरूर ऐड कर लेना। ROCE अगर ROE भी देख लेते हैं बाकी कंपनीज का, तो इसका 8 का ROE है, ROE इसका 20 का है, इसका 19 का है। तो देखो इनका आइडल ROE है और रिलैक्सो आइडल पे नहीं चल रहा है, फिर भी उसको अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है क्योंकि इसका ट्रेंड ऐसा चल रहा है, हमेशा चलेगा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ठीक है। वो सबकी अलग अलग सोच है तो उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं फटाक से। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो उतना ज़्यादा बात करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, जल्द ही आने वाले हैं। तो उसके ऊपर मैं एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, छोटा रहेगा बट थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर देगा। सेल्स अगर देखोगे तो 309 करोड़, फिर आपका 322 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है। हाँ मार्च में थोड़ा पिटरा जरूर है, ठीक है, बट उतना ज़्यादा भी पिटरा आपको नहीं दिख रहा है, रफली पास पास ही झूल रहा है चीज़ें। अगर जून की क्वार्टर की बात करें तो मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से जून का जो रिजल्ट आ सकता है उसका क्वार्टरली सेल कहाँ तक जाएगा। तो देखो अगर एक ध्यान से देखो, जून 2021 को मत देखो क्योंकि ये आफ्टर कोविड टाइम था और उस समय उतनी ज़्यादा लोगों के पास एक ही एकदम पैसा नहीं था क्यों धड़ाक धड़ जूता जैसी चीज़ों पे खर्चा करें, ठीक है। लोग चड्डी जैसी चीज़ों पे खर्चा नहीं करते हैं तो जूता तो थोड़ा दूर की बात है। तो कोविड के बाद कंडीशन देश की उतनी सही नहीं थी। इनकी सेल्स भी अगर देखोगे तो लो रेंज सेल्स भी अच्छी खासी उस समय होती थी। अगर यहाँ जून वाले क्वार्टर में देखोगे 2022 में जैसे ही लोगों के पास पैसा आया, सेल्स कैसी बढ़ी 156 करोड़ से 338 करोड़। और 338 करोड़ मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि 2022 से 2023 FY 22-23 के बीच में इन्होंने अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए थे, करीब कितना 160 करोड़। और वो छोटा वैल्यू होता है क्या? नहीं। लक्स इंडस्ट्री, जैसे मैंने एक लक्स इंडस्ट्री का एनालिसिस किया था तो वहाँ पास भी मैंने आपको बताया था कि वो रफली आपका 88 to 89 करोड़, यानी रफली मैं बोल सकता हूँ 90 करोड़ वो पैसे खर्च कर रहे थे अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और लक्स इंडस्ट्री की प्रेजेंस देखने को भी मिलती है, उसकी चड्डी बनियान में ब्रांड दिखता भी है, ठीक है। तो ये अंदर की बात है। चलो तो जून क्वार्टर में अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से जो जून का 2023 वाला आ सकता है तो रफली कहाँ तक झूलेगा 338 के पास ही रहेगा।
338 के पास ही रहेगा, थोड़ा डाउन भी हो सकता है, थोड़ा अप भी हो सकता है। देखो इस क्वार्टर में मार्च का क्वार्टर भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जून का क्वार्टर भी पास पास ही झूलेगा यार। अगर 340 350 भी आ जाते हैं या थोड़ा कम भी आ जाता है तो थोड़ा एडजस्ट करने लायक वैल्यूएशन मतलब सॉरी सेल्स रहेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपेंस नॉर्मली जितना रहता है उतना ही रहता है, एक्सपेंस में उतना मैं चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा पुराना रिजल्ट है इसीलिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बात करें तो इनका सिंपल सी मैं वही बोल रहा था कि 16%, 20%, 13% एवरेज लोगे आपका 20% या 18% के पास झूलेगा। रिलैक्सो, बाटा जैसी इंडस्ट्री कंपनीज का भी इतना ही रहता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो हाँ, अगर इनकी बात करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो मार्च 2023 में क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 57 करोड़ से 30 करोड़ से, यानी करीब कितने करोड़ का अंतर है, 27 करोड़ का अंतर है। 27 करोड़ का ये जो नेट प्रॉफिट में अंतर आया, ये क्यों आया? तो इसका साफ सा रीज़न ये था कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही 16% का हो गया। यहाँ पास बात कर रहा हूँ भाई, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही 16% का हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही 16% का हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पास इनकी पहली बात तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अंतर आ गया, ठीक है, एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात और इनकी कहाँ पास चीज़ें आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ें कहाँ पास से डिस्टर्ब हुई, एक्सपेंस को देखो। एक्सपेंस में 274 करोड़ से सेल्स तो बराबर हुई, 352 करोड़ 348 करोड़, अंतर ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है। एक्सपेंस में अंतर देखो 274 करोड़, अभी कितने हो 291 करोड़, 291 करोड़। एक्सपेंस यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया ना भाई। अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे जो मटेरियल का कॉस्ट रहा होगा वो थोड़ा हाई रहा होगा, जो इन्होंने यूज़ किया उसके कारण प्रॉब्लम आई। अब यहाँ पास से आप देखोगे तो ये चीज़ें आपकी इसी प्रकार से चली हैं, यहाँ पास इसी मटेरियल कॉस्ट तो बल्कि कि इसमें थोड़ा डाउन भी हुआ है, बट जो ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ जाती है कई बार मटेरियल कॉस्ट के अलावा भी एक्सपेंस क्या ट्रांसपोर्ट है, इसके बाद और क्या क्या इस चीज़ों में मतलब इंक्लूड हो जाता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो जाता है, एक एडवर्टाइजमेंट को हो जाता है, तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं मार खाया है इस कारण से। तो ओवरऑल इसका एक्सपेंस देखोगे तो 291, यानी यहीं पास अगर आप देख लोगे तो आपका कितना 13-14 करोड़ 15 करोड़ तो यहीं पास मार खा गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कुछ करोड़ मार खा गया। तो आप अगर देखते अगर ऐसी चीज़ें इम्प्रूव मतलब नहीं आई होती तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57 करोड़ और ये वाला चीज़ें कहीं ना कहीं पास पास होते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में मैं तो वेल विश करूँगा कि भाई इनकी सेल्स अगर पास पास भी रही तो प्रॉफिट मैच कर जाए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल तो इस स्टॉक में बुलिश नेचर में नहीं आना चाह रहा हूँ। क्यों? कब तक? जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के थोड़े अपडेट नहीं आ जाते। हाँ, पर थोड़ी क्वांटिटी आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो का। मैं तो करीब अपने पोर्टफोलियो का 1% से थोड़ा ही कम ही रखा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी उतनी क्लियर नहीं है। जून क्वार्टर एक बार आ जाए ना तो मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ जाए तो उसके आगे ही मैं चीज़ें करूँगा, बट अभी के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। बट आगे की टेक्निकल्स आपको एक बार समझ में आएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें समझ आई, ओके जी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे P&L की तो ये चीज़ें एक बार देख लेते हैं। 2018 में इनकी सेल्स थी से 410 करोड़, आज सेल्स कितनी है 1400 करोड़। कितने की ग्रोथ आई? 4 चौक 16, यानी करीब 4 गुना ग्रोथ में इन्होंने सेल्स में इम्प्रूव कर दी। 4 नहीं है 3.5 है, 3.5% 3.5x की सेल ग्रोथ हुई है। कहीं ये नंबर्स आपको इमेजिन नहीं कर रहे हैं। चीज़ें ठीक है भाई, देखो सेल्स जैसे यहाँ बढ़ी है बाकी कंपनीज पे भी इनिशियली इसी तरीके से बढ़ी थी, ठीक है। आगे उनको सस्टेन कर लिया जाता है उसी लेवल में। बट कैंपस के केस में मेरे को एक चीज़ अच्छा ये लगा कि इन्होंने मतलब इनका जो बुलिश नेचर है और एकदम एग्रेसिव एक्सपेंड करने का तरीका है वो चीज़ बहुत एकदम फोकस है और वो चीज़ें आगे जाकर के फ़ायदा देती हैं। लॉस भी होने का खतरा रहता है बट रिस्क छे तो इसके छे। चलो ठीक है ओके। हर्षद मेहता की बात अपन नहीं कर रहे हैं, ही वॉज लेजेंड, पर कहाँ से लेजेंड था वो वही जानेगा, ठीक है। तो हम उसकी बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल एक्सपेंस भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। एक्सपेंस बढ़ेगा ही भाई, क्योंकि सेल्स बढ़ेगी तो एक्सपेंस उसी रेशियो में इनका ठीक है ठाक जाता है।
उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आपका 13%, 12%, 11% का था, वो इम्प्रूव होते होते अभी के चीज़ों में, अभी के लेटेस्ट एवाइज में आप देखोगे 20% और 17% हो चुका है। यानी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। अगर यहाँ को इसको चीज़ों से समझा जाए तो ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो 29%, ठीक है, 5 साल में। इसके अलावा 3 साल में देखोगे 33%। TTM की बात करोगे ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 24%। अरे भाई ये नंबर ढंग के हैं, ज़्यादा ऐसे हैवी भी नहीं है कि अगले क्वार्टर में नहीं आ पाएंगे, ऐसे हैं कि जो सफिशिएंट कर रहे हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो 25%, 5 साल में 30%, ट्रेलिंग 12 मंथ में घटे हैं। यानी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ समझ रहे हो, कंपाउंड पे प्रॉफिट ग्रोथ कितना बढ़ा है, तो अभी के हिसाब से 7% बढ़ा है। रफली ये चीज़ें आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होंगी जैसे जैसे उनकी टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में प्रेजेंस बढ़ेगी और B2C ऑनलाइन में, सॉरी D2C ऑनलाइन में इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, ये चीज़ें सही है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर में बढ़ेगी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा हम एक बार बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट वैसे तो मैं पहले ही रफली आपको कवर करा चुका हूँ। तो आप बोरोइंग्स को देखोगे तो इनकी बोरोइंग्स बढ़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके जी, हाँ बोरोइंग्स बढ़ी है, बट उसके साथ साथ रिजर्व्स भी इन्होंने बढ़ाए हैं। बट अगर आप एक कंपैरिजन देखो रेशियोज में तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी। 275 करोड़, हाँ कब की बात कर रहे हैं, 22 की बात कर रहे हैं। इस समय ध्यान से देखो इनकी बोरोइंग कितनी थी, 289 करोड़, ठीक है, अंतर कितना है, हम उसको वहीं तक रहने दो, पिछले वाले क्वार्टर से कंपेयर करो, 177 बोरोइंग कितनी बढ़ी, करीबन रफली आपके 100 करोड़ बढ़ी। हाँ, ऊपर में रिजर्व कितने बढ़े, 100 करोड़ के पास बढ़े। सिंपल समझ आ गई चीज़ें। मार्च 22 से 23 में कूदो, आप रिजर्व देखो, बोरोइंग देखो, सबसे पहले बोरोइंग देखो 89 यानी 90 से 335 कितना हो जाएगा, यहाँ का 10, आगे का 35, 45 और एक और जो बचा 46, तो यहाँ 46 का अंतर आया, 46 करोड़ का अंतर आया। बोरोइंग के बाद रिजर्व्स को ध्यान दो, 275 करोड़ और दैट्स 400 करोड़, अंतर कितना है आपका, अंतर है 125 करोड़ का। तो एक तरीके से आप समझो इनके रिजर्व्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत ढंग का है इनके बोरोइंग के अकॉर्डिंग, और ये चीज़ें कैंपस को अलग बनाती हैं, ये चीज़ें भी आपको समझनी होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है। बाकी मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात कर लें तो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स आप बोलोगे भैया 127 दिन 100, इसके बाद 136, 90, तो बहुत ही ज़्यादा है यार। ये देखो ये ज़्यादा नहीं है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप दूसरे कंपनीज के भी देखोगे तो चीज़ें यहीं झूलती हैं, और कंपनी ऐसी है ही। देखो जूता ऐसा चीज़ है कि जब तक बेक नहीं जाएगा दुकानदार से भी तब तक दुकानदार आपको पैसे नहीं देगा, समझे। तो यही चीज़ें यहाँ चलती हैं। अगर इनकी ट्रेड रिसीवेबल्स बात करें तो पहले ये बाटा के 31-30 चलते थे, अभी इनके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने 83 पहुँच चुके हैं। तो रफली चीज़ें इसी प्रकार से चल रही हैं। हाँ, बट इनके ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है। बाटा एक ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने दिमाग में। उसका सामान का प्रोडक्ट की उसी प्रकार से डिमांड भी रहती है, तो वो उसी प्रकार से काम को कराते भी हैं। फिक्स एसिड कहाँ देख रहा हूँ यार, चीज़ें यहाँ पास देखना चाहिए। पहले फिक्स एसिड को एक बार क्लोज करते हैं। फिक्स एसिड चुपचाप क्लोज हो जाए। अदर एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स देखो, रिलैक्सो के देखो जो ओवरऑल सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी है यहाँ की, 270 दिन। फिर भी अगर आप कैंपस के देखोगे तो कितने हैं, दैट्स 177, 100 पॉइंट्स का कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और ये चीज़ें इसी प्रकार से रहती हैं, तो उसमें कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है। बाकी रेशियोज़ में अगर खेलो यहाँ पास, तो रेशियोज़ अगर आपको थोड़ा समझना है तो यहाँ ढंग से देखते हैं इन चीज़ों को। अभी मैं रेशियोज़ में हमेशा कभी बात नहीं करता, बट ऐसी कंपनी है तो बात करना इंपॉर्टेंट है। देखो डेविएटर डेज बात करो, डेविएटर डेज क्या है, ऐसे बंदे, अब कई लोग बोलते हैं भाई ये क्या समझाता है, देखो उनके लिए समझा रहा हूँ जो नए नए हैं, ठीक है, ओके। डेविएटर डेज की अगर बात करते हैं तो डेविएटर डेज क्या है कि दुकानदार को सामान दे दिया, अब दुकानदार सामान रखा है, पेमेंट अभी आपको नहीं किया है, और जूते की केस में यही है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आपने पहले सर्विस से पहले ही पैसे चार्ज कर दिए, ऐसी चीज़ें नहीं हैं,
ठीक है, आईटी कंपनी जैसी चीज़ें नहीं हैं कि आपने पहले सर्विस दे दी फिर आपको तुरंत पेमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो डेविएटर्स में क्या है, इनके इस पहले जूते मतलब जूते गए, फिर उन्होंने सेल्स किए, फिर उन्होंने वापस किए, बट ये चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। डेविएटर डेज 113 दिन से आज 43 पे झूल रहा है। तो दुकानदार को भी समझ चुके हैं कि कैंपस की ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी है। सामने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप सबसे पहले पैसे मांगेगा, वो बोलेगा 43 दिन का समय है, उतने में दे दो, नहीं तब कैंपस से नाता छोड़ दो। तो दुकानदार भी समझेगा इसके जूते जल्दी बिक जाते हैं, तो काम जल्दी जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई, आप होशियार हो। इन्वेंट्री डेज ये टाइम के साथ सभी के बढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और काफ़ी रिस्क में हम चल रहे हैं क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लाइट गोल होते साथ ही थोड़ा खतरे पे आ जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा बाकी कैश कन्वर्जन साइकिल्स में अगर देखोगे तो ठीक है ठाक, मेरे को उतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आरओई देखोगे, मैं आरओसी बात कर चुका हूँ 23। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देर में बात करते हैं, पानी पी लूँ और हक के आ जाता हूँ। तो अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं, तो ये चीज़ें आपको और मेरे को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रमोटर होल्डिंग आप लेटेस्टली 2022 के बाद ही देखोगे तो ये घटती चली गई हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा गौर भी करना, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में एक एक्सप्लेनेशन देगी वाई आई एम सेइंग कि प्रमोटर होल्डिंग घटी है। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको सबसे दिख रहा है कि 0.10 था, 0.10 से चीज़ें घटते घटते आज 73.94 हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स तो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, पर ये भी ध्यान देखो कि मैक्सिमम प्रमोटर्स अपने शेयर्स कितने रख सकते हैं। मैक्सिमम प्रमोटर्स अपने शेयर 75% रख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। उन्होंने अपने मैक्स पीक पे ही शेयर्स को रखा है, जो कि उनको लगा कि भाई अब इतने मतलब वैल्यू जब अच्छी खासी मिल रही है तो क्यों ना ओवर वैल्यूड पे थोड़े शेयर्स निकाल दिए जाएं। ये चीज़ें उन्होंने किया और उससे थोड़ा पैसा आ जाएगा, उस पैसे से थोड़ी हम अपने लिए भी काम कर लेंगे हमेशा। तो एक नॉर्मल सी मेंटेलिटी रहती है कि हाँ भाई, जब चीज़ें ओवर वैल्यूड में आपकी चीज़ें बिच रही है तो हम भी बेच देते हैं। अब मेरा भी कोई सामान है, मेरे पास है, मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, अब मेरा लैंड है, अब वो आज 15 लाख में बिक रहा है, ठीक है, एक्चुअल में वो आने वाले समय में और उसकी कीमत होगी, बट आज 15 लाख में बिक रहा है तो उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल दो। यानी अगर मैं पूरी लैंड नहीं बेच रहा हूँ, लैंड का एक छोटा सा पार्ट बेच दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा प्रॉफिट अभी इनिशियली मिल रहा है, मैं उसी के बगल में दूसरा लैंड ले लूंगा। तो यही चीज़ें यहाँ भी होती है। अब ये पूरे प्रमोटर्स ने ऐसा नहीं किया है, आपको ये चीज़ें समझना है। प्रमोटर्स में कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति है जिनके पास खुद के पास प्रमोटर्स के शेयर्स हैं, मेन भी है उन लोग, जैसे हरि कृष्णा अग्रवाल की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी घटाई है, और मेजरली जो होल्डिंग में घटाई है वो हरि कृष्णा अग्रवाल ने ही की है। और आपको ये चीज़ें दिखेगी भी यहाँ पर से थोड़ी सी आप देखोगे तो HKV सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसने किया है। तो बाकी यहाँ देखोगे तो कोई मेजर चेंज नहीं है, एक ही बंदा कर रहा है तो उसमें चल जाता है, ठीक है। बाकी और प्रमोटर्स भी अगर यही गेम करते तो वो चीज़ें आपको स्टिक करती दिमाग में, और वो मैं भी बोलूँगा भाई रिस्क है। चलो अब FIs की अगर बात करें तो FIs का काम ये बेचना खरीदना, बट आप एक चीज़ ध्यान दो कि दिसंबर 2022 के बाद मार्च 2023 में उन्होंने भी अपने क्वार्टरली चीज़ों को इम्प्रूव किया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सी अगर आप देखोगे तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पास से ये देखो, ये कहाँ पास इन्होंने ट्रेड को रेज्यूम किया है, दिसंबर 2022 यानी इसी साल से पहले वाला दिसंबर। मार्च में देखोगे तो बढ़ी है होल्डिंग, ऐसा क्यों, क्योंकि उनको लगा ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव है, ऐसा इसीलिए। और थोड़ी बहुत शेयर्स को इन्होंने निकाला भी है। अगर इनके रिसेंट ट्रेड्स में भी जाओगे तो आपको स्मॉल, अगर छोटे छोटे क्वांटिटीज को हाइड कर दें और बल्क ट्रेड की बात करें तो आपको दिख जाएगा कि बल्क में मार्च 24 2023 यानी ये वाला डेट, कहीं ये वाला डेट, इसी वाले डेट पे अच्छी खासी पोजीशंस बनाई गई है। और अगर आप इसी पोजीशंस पे देखोगे तो इस समय स्टॉक मार्केट में यानी इस ट्रेड ने अच्छी खासी उछाल भी दी थी 20% की।
और यहाँ पास ऐसे प्रमोटर्स जो यहाँ पास बल्क ट्रेड हुआ, पूरा का पूरा बल्क ट्रेड की नहीं बात कर रहा हूँ, इसका कुछ क्वांटिटी को यहाँ पास डंप कर दिया। अब इसके बाद डंप करने के कारण यहाँ पास से फिर से स्टॉक प्राइस नीचे गिर गई। तो एक नॉर्मल सी बात है भाई, छोटे छोटे वैल्यूज़ में कोई क्यों नहीं प्रॉफिट बनाना चाहेगा, और यही यहाँ पास हो रही है। अब मैं इसीलिए इसको ट्रेड मतलब इस स्टॉक में अच्छा खासा मैं उम्मीदें देखता हूँ, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपने लो से भी और लो पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक कारण है जिसके कारण मुझे ऐसा लगा जी। चलो ठीक है, तो अभी ये हो गई। अभी बाकी थोड़ी और बात करते हैं। बाकी यहाँ पास से देखोगे तो एफआईज और डीआई दोनों ने ही अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। जून क्वार्टर में आपको थोड़ी घटी जरूर दिखेंगी। अगर पब्लिक को भी थोड़ा इलस्ट्रेट करें तो यहाँ पास आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि एक टीपीजी ग्रोथ है नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर है, या कंपनी बोल सकते हैं, सेक्टर बोलना गलत हो जाएगा, गलत वर्ड यूज निकल जाता है कई बार मुँह से। उसने अपनी पूरी होल्डिंग को डंप की, उसी होल्डिंग को एफआईज और डीआईज ने एक्वायर किया। तो ये चीज़ें वैसी ही चलती हैं, कोई बेचता है कोई खरीदता है, बट आपको इन बेचने और खरीदने के बीच में पैटर्न्स को समझना है और वही आपको ट्रेड बना के देगा। देखो एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है, और 6 से 12 की है, जस्ट डबल की है। कारण है, हाँ जी कारण है। क्या का कारण है? पहला कारण देखोगे तो इंडिया में फुटवेयर की जो अभी करंट मार्केट है दैट्स अराउंड $15,000, वो है ऑर्गेनाइज प्लस ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज दोनों की बात कर रहे हैं। और एस्टिमेटेड है 2028-29 में ये चीज़ें आपकी कहाँ तक पहुँच जाएगी, $15,000 की चीज़ें, या 15 से 17 डॉलर, ये आपकी 28 से 30,000 USD तक पहुंच जाएगी। अब देखो आपकी यहीं कहीं 10,000 USD की मतलब $US की इंक्रीमेंट होने वाली है, तो वो मार्केट शेयर भी तो इन्हीं के पास आने वाला है। अगर उस मार्केट शेयर का मैं बोलता हूँ कितना परसेंट, उस मार्केट शेयर का आप 20% भी अगर कैंपस एक्वायर कर पाया, एग्रेसिव मूव जिस तरीके से इसका है, दैट्स अराउंड आप देखोगे ये 2000 करोड़ बनते हैं, यानी कैंपस की पूरी सेल्स 2000 करोड़ से बढ़ जाने वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी है, जो हम ध्यान दे भी रहे हैं। तो कोई बेचता है कोई खरीदता है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई व्यक्ति ने एकदम ही सेल किया। तो एक सेक्टर थी जिससे लगा ग्रोथ नहीं है, बाकी ने उसको ले लिया, तो चीज़ें आपको उसी प्रकार से ही दिख रही हैं। अब एफआईज ने इसे होल्ड किया है, तो आने वाले टाइम में ग्रोथ पे ही वो सेल करेंगे, ऐसे लॉस पे सेल करके वो निकलने वाले व्यक्ति नहीं है। डीआईज भी 6% लेकर के बैठे हैं, तो कोई कारण है, प्रमोटर्स के पास खुदा ये ओवर है। तो देखो ऐसी कंपनीज में ना एक और फायदा रहता है कि जहां प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर्स रहते हैं, जैसे यहाँ 75-73% प्रमोटर्स के पास हैं, तो यहाँ ट्रेडिंग करना यानी इस मार्केट के जो शेयर्स है उसे फ्लेज करना, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से रेगुलेट करना, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही चीज़ आपको इसमें देखने को भी मिल रहा होगा कि इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है इन एफआईज और डीआईज के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। जैसे आप दिसंबर के बाद देखोगे चीज़ें, दिसंबर अपना ये रहा दिसंबर, तो यहाँ पास आप चीज़ों को देखो तो आपको एक चीज़ दिखेगा, इसके बाद होल्डिंग तो बढ़ी है, उनकी होल्डिंग बढ़ी है, फिर भी ये शेयर्स को ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाए। जनवरी में उन्होंने शेयर्स को बाय किया होगा, तभी तो सॉरी दिसंबर में दिख रहा है, दिसंबर ये मार्च में बढ़ा है, तो मार्च के बाद जून में आपको दिखेगा। चलिए जी, जून में रिजल्ट आते हैं, तो हम जून में चलते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, मार्च के बाद अप्रैल आता है, सॉरी अप्रैल में जाओगे तो आपको देखेगा कि वो उन्होंने होल्डिंग 6% से बढ़ाई, बट स्टॉक प्राइस उतना ऊपर नहीं गया। दैट्स इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ अपने को गौर भी करने वाली है कि अब इस स्टॉक को उतना ज़्यादा अपने हिसाब से नचा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, जहाँ एक्चुअल प्रमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग आ जाती है। तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेरे को कोई दिक्कत की नहीं लग रही है। थोड़ा बहुत जो कम हो रहा है वो प्रमोटर्स में एक ही बंदा सेल कर रहा है, तो उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो अब फटाक से इन सारी चीज़ों के बाद अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ और रह जाती है, कॉन कॉल को मैं एग्रेसिवली आपको बोलूँगा कि आप खुद एक बार पढ़ के देखना, ये इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि
क्या चीज़ में है जिन्होंने इन्होंने फोकस करने की बात की है। तो जैसे D2C और इनका ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें ये 50-50% ओवरऑल ग्रोथ करना चाहते हैं। इसके बारे में इन्होंने मेंशन भी किया है, फोकसिंग ऑन ग्रोइंग बोथ डिस्ट्रीब्यूशन D2C चैनल्स में ये और जो इनका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये 50-50% स्प्लिट करना चाहते हैं ताकि ग्रोथ दोनों तरीके से जो आ रही है इंडिया में उसको ये कैप्चर कर सके। दैट्स गुड स्ट्रेटजी, ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। बाकी अगर इनमें एक और चीज़ मुझे पसंद आई कि इन्होंने लीडरशिप चेंजेस को पे ध्यान दिया है। देखो एक समय ऐसा आता है जिसपे बहुत ज़्यादा भी अगर अच्छा व्यक्ति है जो कंपनी को अच्छी तरीके से चला, एक टाइम के बाद उसको हटाओ। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि क्रिएटिविटी ना एक नया बंदा ही के अंदर हमेशा आती है। देखो आज मैं जो चीज़ सोच पा रहा हूँ, आज जितना क्रिएटिव हूँ 10 साल बाद नहीं रहूँगा, तो मेरे कंपनी में जो बंदा काम करेगा वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। तो ऐसे बंदों को रखो जो ज़्यादा क्रिएटिव सोच पा रहे हैं। तो मेरी मेंटेलिटी एक डीके के बाद उस क्रिएटिविटी तक नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम टू टाइम कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे इनके जो CFO हैं रमन जी, उनको अब 31 मई इनका लास्ट डेट था, वो अब निकल चुके हैं। उनकी जगह नए CFO आए हैं मिस्टर संजय जी, अब वो उनकी जगह पोजीशन संभालेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजिक अच्छा मूव है क्योंकि लीडरशिप चेंज करना मेरे को मतलब ऐसी कंपनीज में अच्छा लगता है क्योंकि देखो उन बंदों को निकालो जो सफिशिएंट काम कर रहे थे, ये भी ऐसा नहीं है। रिलैक्सो को इन्होंने ही एक अच्छी मुकाम तक पहुंचाया है, बट नए बंदों को भी चांस देना अच्छा लगता है। चलो, तो आने वाले मूव्स में अपने को देखने को मिलेगा, यानी सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में कि क्या इंप्रूवमेंट इन्होंने की। बाकी एक पीयूष सिंह वाला है तो उनका तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्टिंग है, तो उससे उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बाकी ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फोकस करेंगे, एक ये भी चीज़ है। और ऑनलाइन चैनल्स पे ये इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये कुछ इनके कॉन्स के अपडेट है जो आप हाल फिलहाल में बैठे बैठे पढ़ सकते हो। आखिरी में हमारा आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल और आप सभी का फेवरेट। अब यहाँ पास से चीज़ें बनेंगी। हमने देखा फंडामेंटल्स, बिजनेस समझा, बिजनेस एक ईजी पैटर्न में है, आराम से समझ आता है। फंडामेंटल समझा, फंडामेंटल में कई जगह प्रॉब्लम है अभी भी, तो हमें थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा। जैसे जून तक का जो क्वार्टर आ जाता है उसको थोड़ा वेट करो, वहाँ तक मैं बोलूँगा पर्सनली। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप मूव्स अपने लो, आप जो जिसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत वेट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी अभी एक नया पैटर्न के हिसाब से बात करें तो एक काम करते हैं, इस चीज़ों को रिमूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बोला था कि मैं उन चीज़ों को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों गया था, अगर आप समझना चाहो तो। बाकी वीडियो स्किप कर सकते हैं जो नहीं समझना चाह रहे। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक काम करते हैं, हम दोनों ही चीज़ों को एक साथ चला देते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो आप इस चीज़ों को यहाँ से गौर करना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो चीज़ें पूरा फिक्स आ जाए। हाँ, तो ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस है। हमारा जो डाटा अवेलेबल है चार्ट पे वो अवेलेबल है मई 2022 के बाद, जब ये कंपनी लिस्ट हुई। तो मई 2022 में हम पहुंच जाते हैं, यानी मई कब आया होगा आपका, मार्च अप्रैल मई, मार्च के बाद, मार्च 2022 के बाद ही आया होगा। इसको और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भागते हैं, ठीक है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप एक चीज़ ध्यान से समझते चले जाना। जैसे मार्च 2022 के बाद ही कंपनी लिस्ट हुई, यानी इसकी मार्च के बाद। अब मार्च के बाद जब कंपनी लिस्ट हुई तो लोगों ने क्या देखा कि एक्चुअल में जून का जब क्वार्टर आया, अभी यहाँ देखो कंपनी की प्राइस एकदम से बढ़ी नहीं, जो इन्होंने गेन हुआ उन्होंने अपने गेन को निकाला। अब जून का जैसे ही क्वार्टर आया जुलाई में, तो ये चीज़ें जुलाई से अब गेम चालू हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ, ड्राइंग में एक जगह इसमें ब्रश मैं ऐड करना भूल गया था। तो ये सारी कहानी जुलाई से चालू हुई जब इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट आया। अब यहाँ पास से चीज़ें आगे इम्प्रूव ही होते गया। तो आपको जून के बाद जून जुलाई में लोगों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किया कि भैया 150 करोड़ और यहाँ 300 करोड़, 300 से ऊपर ये थोड़ा एक रफ वैल्यू ले रहे, यानी जस्ट डबल हो गया सेल्स। और जब लोगों को लगा भाई चीज़ें सेल्स डबल कर रही है कंपनी, तो इसकी प्राइस धड़धड़ा के बढ़ा दी।
अब इसके बाद जून जुलाई, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आया, मतलब ये चीज़ें इसी प्रकार से बढ़ी, ये जून जुलाई। अब इसके बाद जून के क्वार्टर, मतलब सॉरी ये चीज़ें मैं थोड़ा नीचे से यहाँ ड्रॉ कर दिया, जून जुलाई, हाँ सही है, जुलाई, जुलाई के बाद ये जुलाई ही चलता रहा, जुलाई चलता रहा। अब चीज़ें इम्प्रूव, अब न्यूज़ आती रही अच्छा खासी इनकी। अब इसके बाद जून जुलाई अगस्त फिर सितंबर, ये वाली वैल्यू हम थोड़ा पकड़ लेते हैं, फिर से पकड़े हमने सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर में इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया होगा, सितंबर के जस्ट बाद आया होगा रिजल्ट यहाँ कहीं, ठीक है। सितंबर के बाद फिर से आप सितंबर से सितंबर टू कंपेयर करो तो आपको दिखा 273 से 333, यानी यहाँ पास भी करीब कितने का ग्रोथ हुआ है। साइलेंटली ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं हुई है, बट ले दे करके 7 और 27 और 27 3 यानी 7 27 वही 55 57 के आसपास कुछ आएगा 50। तो यहाँ पर देखो 50 करोड़ की ग्रोथ हुई, तो लोगों को एक झटका लगा। कैसे झटका लगा कि अभी ग्रोथ डबल हुई थी सेल्स में, अभी ग्रोथ एकदम पास पास में पहुंच गई, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो सेल्स तो बढ़ी, बट बिफोर क्वार्टर बच्चों ने देखा, मतलब लोगों ने देखा और उनको लगी सेल्स तो अब नॉर्मल हो गई है, अब नहीं बढ़ने वाली। और इसी का देखो इसके बाद ये ज़्यादा ऊपर नहीं गई ये चीज़ें, और इसके बाद ये साइलेंटली डिप ही करती गई, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि इतना हाई पीई और दूसरी बात इतनी कम सेल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा अगर सितंबर में इनकी सेल्स 270 करोड़ की है तो ये बढ़ के कहीं 500 करोड़ दिखेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और इसका रिजल्टेंट आपको यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ी फॉल के साथ। सिंपल सी यही कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। आगे की कहानी इसी प्रकार से चलती गई। जब उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कंपनी से लेकर के, कंपनी ने उतनी ग्रोथ नहीं की, इन्वेस्टर ने भी अपने पैसे यहाँ खींचने चालू कर दिए और ये कंपनी नीचे गिरती गई। तो ये दैट्स ऑल, ये सारी की सारी पूरी एक छोटी सी कहानी है, इसके थ्रू हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कहानी हमारी दूसरी चालू होगी जो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा चार्ट पैटर्न। हम एक इसका बॉटम बना लेते हैं जिस पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। बाकी इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है, क्योंकि यहाँ पास एक बार जंप किया, वापस एक बार जंप कर सकता है, एक बार यहाँ पास जंप किया था, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये इसको मान सकते हैं। एक यहाँ से हुआ था जंप, इसके बाद एक यहाँ से, और एक यहाँ पास से अगर नीचे आई दैट्स प्रॉब्लम, बट अगर यहाँ से जंप करती है तो एक अच्छा सपोर्ट बना देगी। बट यहाँ पास से और चीज़ें समझेंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके एक काम करते हैं, इन चीज़ों को एक बार रिमूव कर देते हैं। उससे पहले एक टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं कि अभी ये डाउन है करीब, हम अगर बात करें तो 53, ठीक है। अपसाइड कितना जाने का पोटेंशियल है, हमने बात किया था जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में 112%, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, 112% आएगा, ठीक है। 114-112% आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर इतना है क्या ये चीज़ें आ सकती हैं या नहीं। तो देखो अगर इसका सस्टेनेबल देखोगे तो एक चीज़ें आपको दिख जाएगी कि ये एक अच्छा खासा क्या बना रहा है, कप विद द हैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। क्या बना रहा है, कप विद द हैंडल। अगर मान लिया जाए कि ये इसका कप हो गया और आने वाले टाइम पे यहाँ पास से इसका अगर एक नॉर्मल सी ले लिया जाए रेंज, तो यहाँ पास से ये इस पॉइंट को टच करेगा और आने वाले टाइम पे इसका एक छोटा सा हैंडल और ये ब्रेकआउट या कॉम्प्लेक्स हैंडल भी बना के ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, और इट माइट भी, मैं हमेशा नहीं बोलूँगा कि ये होगा ही, इट माइट भी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाला जो चीज़ है ये इसका बॉटम बन रहा हो, ये इसका कप का एकदम बॉटम हो। अगर कप का ये बॉटम है तो अगर यहाँ से आप टेक्निकल टारगेट को लेते भी हो तो आपका टेक्निकल टारगेट ये तो पहली 110-112% की गेन तो आपके हाथों हाथ में है ही, पर इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात सोए कल सुबह जागे हो गया आपका गेन, नहीं, मिनी स्टॉक नहीं है ये आपकी यहाँ तक जाएगी। अगर इसको एक बार मार्क कर लिया जाए, ये टेक्निकल टारगेट है, ठीक है। तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग ये टारगेट, ओ थोड़ा उल्टा हो गया चीज़ें, उसको मुझे छोड़ना नहीं। एक काम करते हैं, यहीं से बढ़ा लेते हैं, मैं उल्टा काम भी कर लेता हूँ, फिर कई बार मुझे अजीब लगता है चीज़ें, तो ठीक है। ओके, दैट्स अबाउट, कितना दिख रहा है आपको, 339 का टारगेट आ रहा है।
तो ये एक टारगेट है जो अगर कप विद द हैंडल के अकॉर्डिंग ये बॉटम आ रही है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम भी है क्योंकि ये लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रही है। हम लाइफ टाइम हाई सुनने की आदत है हम लोग को, ये लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रही है और यहाँ अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है आने वाले समय में, थोड़ा ऊपर नीचे गिच बिच करके बार बार इसको तोड़ के वापस आती है, फिर वापस ऊपर जाती है, फिर आती है और इसे स्ट्रॉन्ग बॉटम बना लेती है, तो यहाँ पास से इंस्टेंटली आपके पास ये 2-3 टारगेट निकल के आ जाते हैं। ये बहुत लॉन्ग टर्म में ये 300 वाला टारगेट मैं बोलूँगा है, पर अगर एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक यहाँ पास से अपने को टारगेट देखने को मिलता है, दैट्स अराउंड आपका 52% डाउन का। अच्छा ये थोड़ा उल्टा हो गया यार, ये वाला माउस से ना थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है लैपटॉप में अटेंड कर। तो ये कितना है 110%, एक्चुअल में ये आपका 110% का गेन देखने को मिलता है। तो ये एक आपका टारगेट बनता है। बाकी ये टारगेट 1 साल में अचीव होंगे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं कंपनी को लेकर के, तो इट माइट टेक 2 साल लग सकते हैं या 2.5 साल भी लग सकते हैं। तो जब स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं तो कोई टाइम फिक्स पीरियड नहीं होता है, हो सकता है 3 महीने में भी उस टारगेट को रीच कर जाए। क्या यहाँ ऐसा लगा था? नहीं लगा था। यहाँ कितने दिन में इस टारगेट को इसने अचीव कर लिया था? इट्स अराउंड आई थिंक सो, इस टारगेट को इसने जो लाइफ टाइम हाई टच किया था वो सिर्फ और सिर्फ 102 दिन में टच किया था। 1 महीने में सिर्फ 30 दिन होते हैं और इसने 102 दिन में टच कर लिया था, यानी 3 मंथ और 10 डेज में इसने इस टारगेट को अचीव कर लिया था। और अगर 3 महीने 10 दिन में ये 100% का गेन बना सकती है तो वापस 3 महीने 10 दिन में बना सकती है, इसे कोई दो राय नहीं है। जब हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो एकदम फिक्स नहीं कर देते हैं कि ऐसा होगा ही, और हो सकता है ये चीज़ें बनाने में ये 2 साल 3 साल भी लगा ले। तो ये कंपनी के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सेल्स पे डिपेंड करता है, आने वाले उसके फ्यूचर स्टेप्स पे डिपेंड करता है। और अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से कंपनी फर्दर 10 to 20% या 10% या 20% डाउन भी जा सकती है। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि अगर इसका पीई अभी जो 75 ट्रेड कर रहा है ये 65 के पास जाता है तो 10% के पास फॉल आने की कगार है। अगर थोड़ा अगर इसकी पीई 60 तक जाती है तो 20% का फॉल तो आराम से देखने को मिल जाएगा। तो ये अगर यहाँ तक भी आता है तो भी अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी नहीं है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर गया तो कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा तो है नहीं ना। तो क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, हमने देखा है, फाइनेंशियल देखा, बिजनेस देखा, मार्केट शेयर देखा, पोटेंशियल देखा, और जो फुटवेयर कंपनी मतलब फुटवेयर इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका सेक्टर है टोटल 12% CAGR से ग्रो करने वाला है। तो अगर 12% से ग्रो करने वाला है और इनकी ग्रोथ 12 के पास की है तो भाई ये क्यों ग्रो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि रातों रात कैंपस के लोग जूते पहनना बंद कर देंगे, मजाक थोड़ी ना है बे। तो इस चीज़ को अपने को समझना है। अगर नीचे आती है तो अपॉर्चुनिटी और इमेंस क्रिएट हो जाती है। बट अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में ये देखेंगे तो कोई अगर 20% 30% गेन के लिए जाना चाहता है तो उसको थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट के लिए वेट कर सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म वालों यानी 3 साल 4 साल वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय बोलो, और एंट्री तो करनी ही बनती है। बट हाँ, थोड़ा कंडीशन पेनफुल भी हो सकती है, ठीक है। बाकी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ कि मैं कैसा करने वाला हूँ। तो यहाँ पास से अगर चीज़ों को थोड़ा और डीप में समझा जाए तो एक यहाँ पास से शॉर्ट रेंज देखने को मिलता है। जो शॉर्ट रेंज ट्रेड पे जाना चाहे तो ये एक अच्छा खासा बॉटम अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पास से इनकी गेन बन सकती है 28% की, और 28% ना सही तो 20% के लिए बंदे जा सकते हैं। ये अच्छा है, ठीक है, उतना ज़्यादा भी दिक्कत की बात यहाँ से अपने को नहीं दिखती है। हाँ, पर जून का क्वार्टर आ जाए तो एक बार और चीज़ें क्लियर आ जाएगी, शायद ये तो और थोड़ा सस्ते में मिल जाए। क्योंकि चीज़ें देखो, क्वार्टर रिजल्ट लोगों की कंपनियों के आ रहे हैं तो वो और कंपनी गिरती जा रही है, हमने देखा है, ठीक है। लक्स इंडस्ट्री की नहीं बात करेंगे। रिसेंटली यही चीज़ किसके साथ हुई आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ हुई। रिलायंस इंडस्ट्री में तो एक्चुअल में उनकी सेल्स भी घटी थी, उनके नेट प्रॉफिट भी घटे थे, बट एक्चुअल में रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी पावरफुल से पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। तो उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हुई वो रिकवर की और भी भाग रही हैं। ITC में जब डीमर्जर का केस आया तो इसे मार्केट ने उल्टा रिएक्ट किया।
ठीक है। तो कई बार लोगों की परसेप्शन अलग ही हो जाती है, बाकी होटल के उनका बिजनेस कितना ही कंट्रीब्यूट करेगा ये भी बात समझना है। तो अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आती है तो और बढ़िया कंडीशन है भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, अगर एक छोटा सा चीज़ें समझें तो इनका एक और टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है इसी में से। तो अगर आप देखोगे तो ये इनका हो जाएगा कप, और यहाँ से एक हैंडल बना के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर इस टारगेट को ही उठा लिया जाए, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पास ये चीज़ें इसी को उठाते हैं और ऊपर अटैच कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पास से बॉटम से हम इसको ऊपर तक ले जाके देखते हैं, तो देन ऑल्सो हमारे पास 63% का एक दूसरा ट्रेड देखने को मिलता है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं, आप इसी तरीके से और पैटर्न्स पे नज़र कर सकते हो। बाकी इसमें एक V20 स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पास से मैंने जब अपनी प्रैक्टिस के साथ किया था, V20 स्ट्रेटजी को किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से लेते हैं। बाकी इस प्रकार से आप चाहो तो इसी पैटर्न में समझ सकते हो। एक कंटिन्यूस डेली ट्रेड जो कि ग्रीन कैंडल के साथ बना हो, आप यहाँ से देखोगे सारे ड्रिल कैंडल है, और मैंने इसके बॉटम से लेकर के टॉप तक ले लिया है। फिर दोनों तरफ से इसको अंडरलाइन कर देना है, सिंपल सी बात है, इसी वीडियो में लगता है आप सीख जाओगे, और ये इसकी एक रेंज बन जाती है। बाकी इसी रेंज तक अगर ट्रेड को भी देखा जाए तो ऊपर वाला भी जो इसकी ये कप विद द हैंडल की बात कर रहा हूँ, इसकी भी ट्रेड कहीं ना कहीं पास पास ही आ रही है V20 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वाले ट्रेड के पास। बाकी V20 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर जो जाना चाहता है तो उसके लिए गेन 74% का है। तो ये सारे के सारे गेन्स हैं। बाकी टेक्निकल्स कई बार सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करते हैं उस कंडीशन में तो पक्का ही जहां फंडामेंटल और बिजनेस सपोर्ट कर रहा हूं, इस कंडीशन में ये दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं। बट थोड़ी प्रॉब्लम है जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आने के साथ और क्लियरेंस हमें पैदा कर देगी। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे, मेरा काम था आपको समझाना, और बाकी तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं आपको, आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझना। एक बार आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई पैसे नहीं लगता उसके, आपको भी मालूम है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, कैंपस एक्टिव वेब में अगर कुछ डाउट आ रहे हो तो आप ज़रूर बताना, और इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ठीक ठाक है, आने वाले समय में होनी ही है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी प्रकार से काम ही कर रही हैं। तो हमें अपने सेहत का ध्यान रखना है और इस स्टॉक पे ध्यान रखना है, तो दोनों जगह ध्यान रखो। चलो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो लंबा हो गया है तो इतने लंबे वीडियो बनाने के कारण एक लाइक तो दे देना यार। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुल्स एंड बियर मार्केट के साथ बने रहने के